दिवाली आई, जोश आई। जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और इस बार दिवाली से पहले एफआईएस का भरोसा कुछ भारतीय बाजारों पर हिला हुआ है। कंपनियों के नतीजे थोड़े ठंडे दिख रहे हैं और ऐसे में लोगों का मूड भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। लेकिन क्या वाकई में ये दिवाली आपको मूड बिगाड़ने के बजाय एक ऐसा माहौल दे रही है जहां आप निवेश करें तो अगला पूरा साल और अगली दिवाली आपके लिए ज़्यादा समृद्धि वाली हो सकती है, ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आइए यही जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये कोशिश करते हैं कि इस वक्त अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके लिए निवेश के मंत्र क्या होने चाहिए, किस तरह की एसेट क्लास में पैसा बनेगा, और इसी का खास मंथन करने के लिए आज बाजार के 4 बड़े दिग्गज मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 घंटे का ये स्पेशल शो, दिवाली आई जोश आई। तो मैं शुरुआत, वैसे तो मेरे साथ जितने भी खास मेहमान हैं उनका जोश हमेशा हाई रहता है और तेज़ी के बाज़ार में तो रहना स्वाभाविक है, और मंदी के बाज़ार में जिनको शेयरों के भाव देखकर मुंह में पानी आता है कि हाँ, उस वक्त भी जोश बड़ा रहता है, ज़बरदस्त। तो आइए, मधु केला सर हमारे साथ है कार्यक्रम में, नीलेश शाह साहब और रामदेव अग्रवाल सर भी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में सुनील सिंघानिया साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो रामदेव सर, शुरुआत आपके साथ करता हूँ क्योंकि आपको तेज़ी से ज़्यादा मंदी का इंतज़ार रहता है। ऐसा मैंने सुना है, आपसे समझा है। तो आप जो देखना चाहते थे कि थोड़े अच्छे लेवल पर शेयर खरीदने का मौका मिल जाए, दिवाली से पहले मिल रहा है सर मौका? ऐसा लग तो रहा है मुझे कि मतलब साल 2 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी हो गया था कि जो मेरे क्लाइंट्स मिलते थे वो बोलते थे सर थोड़ा तो अंदर घुसने का मौका दो, थोड़ा सा करेक्शन हो। तो ये जो बहुत मच अवेटेड करेक्शन आया, लेकिन कैसे करेक्शन आएगा वो बोलने का बहुत मुश्किल था। देखिए, आप चाइना ने अच्छा किया, इसी कारण से यहाँ पर करेक्शन आया। तो ये समझने का बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन आएगा, ये बात हमको मालूम थी और ये आया। तो मच अवेटेड करेक्शन है ये, और इससे आपके जो चुनिंदा शेयर हैं जो आपको खरीदने हैं वो यदि 5, 7, 10% यदि कम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5, 7, 10%? सर 40-50% अभी तो कम में मिल रहे हैं आराम से। 40-50% कम में मिल रहे हैं, शायद वो और 40-50% नीचे चले जाए। लेकिन मधु सर, जो रामदेव सर कह रहे हैं कि जो लोग अंदर घुसने का मौका देख रहे थे, ये मौका उनके लिए, या ज़्यादातर लोग तो अब ये समझने लगे कि हमें निकलने का मौका नहीं मिला, घुसने की बात छोड़िए, घुसे हुए तो पहले से हैं, तो वक्त निकलने का है या घुसने का है? अनिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ मैं उस बात से एग्री नहीं करूंगा कि निकलने का मौका नहीं मिला। बाजार ने बहुत मौका दिया इस वक्त, जो इतने महंगे शेयर, बहुत ऐसे नहीं कि 1 महीने में छू के आ गया, आराम से टिका रहा, एकदम टिका रहा। महीनों तक आपको मौका था अपना पोर्टफोलियो रिशफल करने का, कैश क्रिएट करने का। मार्केट ने बहुत चांस दिया। और अभी भी क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई निफ्टी 1000 पॉइंट तो घटाए ऊपर से, पर 1200 पॉइंट घटाए, कोई ऐसी तूफान नहीं आ गया है, राइट। पर ये बात है कि अगर आप गलत सेक्टर में थे, जहाँ एलिवेशन रियल में ओवर स्ट्रेच था और जहाँ अर्निंग का ठिकाना नहीं था, वहाँ पे करेक्शन बहुत डीप है। और वहाँ पे मैं रामदेव भैया से एग्री करूँगा, जस्ट बिकॉज वो 30% घट गया है, क्योंकि वो बढ़ा था वही गलत था। जस्ट बिकॉज वो घट गया है लेने जैसा नहीं है। बट एट द सेम ब्रेथ आई वुड से इतना सबका एक साथ में सबको एक डिसीजन लेना है ना, बिकॉज ऑफ डिजिटल नेचर ऑफ आवर बिजनेस नाउ। मतलब बाइंग और सेलिंग में 5 दिन का फर्क है। 5 दिन पहले लगता था शेयर बेच देने का, 5 दिन में इतना बड़ा करेक्शन आ जाता है अच्छे शेयरों में कि 5 दिन में लगता है तो लेने का भाव आ गया। So I think we have to be very alert in this market, right? Not form any opinion, because no opinion has got any value. The only reality is that have you done your research? And when this kind of market, when this kind of prices come, do you have the conviction to go and buy this? भाई उस समय अनिल भाई, जैसे 2 दिन पहले लेने का बहुत अच्छा मौका था, पर अगर आपका होमवर्क नहीं किया हुआ है, और उस दिन होमवर्क करने जाओगे तो निकल जाएगा। सही बात। निकल जाएगा हाथ से। तैयारी पहले करनी पड़ेगी। तो तैयारी करके रखो।
मार्केट चांस देता है, और जिस दिन चांस देता है उस दिन बाजार का रुख मत निकालो कि मंदी लगता है कि तेजी लगता है। भाव ठीक लगता है जाके शेयर खरीदो। ये बात सही है। नहीं तो मंदी में ऐसा लगता है कि बस ये तो रुकने वाला नहीं है, हाँ, तेजी में ऐसा लगता है कि ये तो बस। और जितने लोगों से बात करोगे ना, सब और ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। एक चीज का सच्चाई है, ओपिनियन सबके पास है। कन्विक्शन किसके पास है? ओपिनियन सबके पास है, कन्विक्शन किसके पास है? नीलेश भाई, अभी तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, उन्हें समस्या नहीं है। स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टर्स प्रसन्न हैं, क्योंकि भले ही 4 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ हो, उनके अभी भी पोर्टफोलियो अच्छे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि एसआईपी करते रहें क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी मंदी आ जाएगी, 2008 तो नहीं हो जाएगा? तो ये सारे सवाल दिवाली के पहले आ रहे हैं दिमाग में, जरा समझाइए इस पे। एक तो अनिल भाई, सी बिजनेस के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज, माहौल बदल गया है। एक समय था जब मार्केट गिरता था, हम लोग आपके जरिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कहते थे कि डरिए मत, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, एसआईपी करते रहिए। अब मार्केट गिरता है, लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं आप घबरना मत, हम एसआईपी चालू रख रहे हैं और आप निवेश करते रहिए। तो ये जो मैच्योरिटी आई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, वो काबिल तारीफ है। दूसरी चीज़ अनिल भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वह एसआईपी को गांव-गांव, गली-गली पहुंचा रहे हैं। ग्रो करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने लगभग 10% म्यूचुअल फंड एसआईपी बुक उनके जरिए आती है। कुछ समय पहले उनका कारोबार बहुत कम था, बट छोटे से समय में उन्होंने बहुत बड़ी छलांग मार दी, और 25% इंक्रीमेंटल एसआईपी इन्वेस्टर उनके जरिए आ रहे हैं। तो ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, वह भी एसआईपी को गली गली, गांव-गांव पहुंचा रहा है। एंड फाइनली अनिल भाई, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। पिछले 25-30 सालों में जो म्यूचुअल फंड निवेशक ने एसआईपी का अनुभव किया है, वो अब जाके दूसरे लोगों को बता रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों या बच्ची को जब वो नौकरी करके या बिजनेस करके पैसा कमाने लग रहे हैं, पहली सलाह देते हैं कि अब एसआईपी चालू कर दो। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से सब इच्छा की पूर्ति, ये जर्नी एसआईपी की हो गई है। सुनील सर भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, पहले लोगों को लग रहा था भाई कि वैल्यूएशन महंगे हो गए, कई सारे शेयर भाग गए, ये हो गया। अब तो ठीक हो गए, 7-8% निफ्टी विफ्टी घट गया, मिड कैप तो 20-20, 30-30, 40%। तो जो एक डर था वैल्यूएशन का, क्या अब लग रहा है कि कंफर्टेबल रेंज में आ गए, या अभी भी थोड़ा बाकी है, जो सब दुख दर्द खत्म नहीं हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई भी 6-7% करेक्शन पे वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा और 6-7% बढ़ने पे वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। तो 30-40 भी घट चुके हैं। 100% घटे हैं। आई थिंक ये मार्केट है थोड़ा सा टफ रहने वाला है। सी वी आर ऑल पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और जो भी 20-25 साल में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहा है, वेल्थ उसी की बनी है। ये बात तो ये कहना कि आप अभी बेच दो और 2 महीने बाद ले लो, वो वर्क करता नहीं है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा तो बोलते ना अति हो रही थी बाजार में, और वो आप जो बोल रहे हो 30-40% जो गिरे हैं ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अति हुई थी ना, उसमें 30-40% गिरे हैं, उसमें अभी भी अति है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अति से अभी अति पे रामदेव सर ने भी यही बोला है, जो 40-50 घटा है वो 40-50 और भी घट सकता है, बड़ी बात नहीं। आई थिंक ये ईयर मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ ईयर वेयर बोलते ना पहले ये सिखाना पड़ता था कि क्या करना चाहिए, अब ये हमको सीखने की जरूरत है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी दैट ईयर वेयर वी खुद पे आपको कंट्रोल रखना है और ये मान लेना है कि ये चीज मैं नहीं करूंगा। क्या क्या नहीं करना? अच्छा वही बताओ, आप पहले बताओ क्या क्या नहीं करना है। तो बहुत क्लियर है, फोमो में नहीं जाना है। आज मैं देखता हूँ कोई भी आईपीओ आता है, वो सेल्स वाले लोग कैसे बेचते हैं पता है, कि मधु ने इन्वेस्ट कर दिया, रामदेव भाई ने इन्वेस्ट कर दिया, इसने इन्वेस्ट कर दिया, इसके लिए इन्वेस्ट करो। कोई ये नहीं समझाता है कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो आई थिंक वो फोमो के वजह से बहुत जन आ जाते हैं। फिर पेपर में आता है कि ये सब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो रिटेल भी आ जाती है। कितने सारे कंपनियां हैं जो 300 गुना सब्सक्राइब हुए और अभी आईपीओ प्राइस से नीचे खुल रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि फंडामेंटली वो इट डज नॉट वर्क।
क्या होता है ना, स्प्रेडशीट पे आपको कोई भी प्रमोटर आके बताएगा वो तो अच्छा ही बोलने वाला है, उसको माल बेचना है। आप बाबू भाई जगजीवन दास में भी जाओगे तो आपको पॉलिएस्टर भी बोलेगा सिल्क है, क्योंकि उसको तो माल बेचना है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि आप फोमो में, आईपीओ में, जस्ट बिकॉज कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज कोई उसको खरीद रहा है, आप खरीदे मत। दूसरा वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन 2027-28 मत देखिए आप। अब इस साल का देखिए, मैक्सिमम अगले साल का देखिए, अगले क्वार्टर में क्या आने वाला है रिजल्ट वो भी नहीं पता है। आप देखिए रिजल्ट जो आ रहे हैं थोड़े डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं। अगले क्वार्टर का रिजल्ट पता नहीं कंपनियों को, एनालिस्ट को 4 साल बाद का रिजल्ट पता है। तो आई थिंक ये थोड़ा है ना, फोमो और ग्रीड, ये दोनों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम को मेलो डाउन करना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक थोड़ी बहुत चीजें हैं, बाकी तो लोग समझदार है, समझ ही जाएंगे। ठीक बात है। तो वैल्यूशंस देखें और थोड़ा मूड माहौल में, भावनाओं में न बह जाएं कि इसने बड़े आदमी ने लगाया, उसने बड़े आदमी ने लगाया। लेकिन हाँ, बड़े आदमी लगाते हैं उससे आपको इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन ये सोचिए कि वो 3 साल 5 साल के लिए लगा रहे हैं, इनको तो 3 दिन बाद या 3 हफ्ते में बेचना लिस्टिंग के। तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल बेस पे सेलिंग नहीं हो रही है आजकल। यू नो, इट इज ऑन फोमो बेसिस कि ले ले भैया, नहीं तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। अब जब सब कुछ सेल लगी है तो लेने वाले थोड़े से गायब है। रामदेव सर, आप हमेशा कहते हैं भाई कि काम तो कमाई से चलता है। अगर अर्निंग्स होंगी, कंपनियां कमाएगी तो बाजार चलेगा, राइट? क्या पहली बार आपको लग रहा है 2-3 साल में कि वाकई में कंपनी की कमाई पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, या खाली एक आध क्वार्टर है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं? अभी तो काफ़ी, अभी देखिए HUL का भी रिजल्ट आया आज, स्ट्रगलिंग है कि मतलब -1% नहीं +1% है। मतलब वो CEO जो बेचारा बहुत तकलीफ कर रहा है कि लास्ट ईयर का टैक्सेशन ऐसा था वैसा था, इसके कारण से 2% एक्चुअली ऊपर है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 1% नीचे, इस टाइप का। मतलब इफ लीडर कंजम्पशन कंपनी यदि ऐसा स्ट्रगल करे तो मतलब आप समझो कि मतलब अथॉरिटीज हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग मोर देन जस्ट मीट्स द आई। ऐसा नहीं कि बरसात थोड़ा ज़्यादा हो गया या हीट ज़्यादा हो गया, ये मतलब प्रॉब्लम है। अभी मेरे को समझ नहीं है मैक्रो का, लेकिन ये कंजम्पशन साइड में काफ़ी तकलीफें। अच्छा, जब तक कंजम्पशन, आप प्राइवेट कैपेक्स कर नहीं सकते। यदि मान लो डिमांड नहीं है ना, जैसे मान लो आपका सोलर में डिमांड है, भर भर के कैपेक्स आ रहा है, कहीं से भी लगा रहे हैं लोग, छत के ऊपर लगा रहे हैं फैक्ट्री। करेक्ट। लेकिन यदि आपका कंजम्पशन में डिमांड नहीं है, आप बोलते प्राइवेट कैपेक्स लेके आओ, प्राइवेट। सीमेंट वालों का हाथ देखिए आप, 40% नीचे EBITDA आ रहा है, प्रॉफिट तो शायद लॉस में आ रहा है। अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू कैपेक्स? नहीं हो सकता है। स्टील का भी ऐसे आएगा उल्टा सीधा। तो जितने अब नाउ एनर्जी में बहुत बढ़िया है, तो एनर्जी में आपका कैपेक्स आएगा। तो अथॉरिटीज टू एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ बूम इज गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ प्राइवेट कैपेक्स। प्राइवेट कैपेक्स पहले डिमांड खड़ा करो। तो लेकिन पता नहीं सरकार क्या बोलती है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और क्या बोलती है, मेरे समझ नहीं आता। सो देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो फोकस ऑन क्रिएटिंग डिमांड। सो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता है, बट देयर इज नो डिमांड, डिमांड इज वेरी वीक। एंड क्या होगा, ये लोग पैनिक करेंगे फिर बाद में कि जैसे चाइना में हुआ, इतना पिट गया कि मतलब यानी आपका 2% हो गया जब अमेरिका का 60% है। मतलब 1:30 हो गया चाइना और अमेरिका का क्या नाम है वैल्यूएशन। तब जाके चाइनीज अथॉरिटी जाके पैनिक हुए एंड देन दे आर टेकिंग एक्शन। मतलब उस टाइप का सिचुएशन ना है मेरे ख्याल से। इतना लंबा इंतजार न करें, पहले एक्शन आ जाए। डिमांड ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर कंपनी की कमाई पर असर पड़ेगा, वो होता हुआ दिखा है। और पहली बार ऐसा लगा भी मतलब यह कि हिंदुस्तान में FIs वाकई में दिल खोल कर बेच रहे हैं। दिल खोल, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उनका, तो ख़त्म हो गया या अभी चलने वाला है? और सेलिंग तो काफ़ी हुई है अनिल जी। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन की थोड़ा पैसा चाइना में गया है, बिकॉज चाइना कम्प्लीटली ड्राई था। अपना इंडेक्स 200% बढ़ गया, चाइना का 30% डाउन है। मतलब उस टाइप का एबरेशन हो गया है। और चाइना में कंपनियां सस्ती है, बहुत सारी कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो थोड़ा डेफिनेटली सिर्फ जस्टिफाइबल भी है। लाइक लॉन्ग टर्म चाइना स्टोरी क्या होगा हमको किसको नहीं मालूम। प्लस यहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, प्लस थोड़ा स्लो डाउन है। जैसे कभी किसी के पास मान लो लीवर है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों में अर्निंग ग्रोथ का स्ट्रगल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स है। बट मुझे लगता है अभी $10 बिलियन महीने का तो नहीं बेचेंगे। और यहाँ से तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए सेलिंग में। आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी। आई फील इट इज ऑल इमर्जिंग मार्केट गेम। ओके। तो पैसा जब आता है
तो पूरे ये आफ्टर द इनिशियल एडजस्टमेंट अगर इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो इंडिया विल आल्सो गेट मनी. इट इज जस्ट दैट देयर हैज बीन अ total challenge in the entire emerging market with China not doing well and Russia going through what it went through. तो पूरा इमर्जिंग मार्केट में भी सेलिंग था. जब आपका 100 रुपये है ना तो आप ये नहीं डिसाइड करते हो कि 100 रुपये मैं इंडिया का बेच दूंगा. आप अगर 100 रुपये पूरा इमर्जिंग मार्केट का बेच रहे हो तो इंडिया का भी 18% शेयर है तो इंडिया का भी बिकता है. तो जब ये इमर्जिंग मार्केट रिवर्स होएगा ना तो भी इंडिया में फिर बड़ा पैसा आएगा. नीलेश भाई, अभी तक तो सबसे बड़ा कंफर्ट हमारे इंडियन मार्केट में ये रहा है, चाहे ग्लोबल ख़राब हो जाए, रशिया यूक्रेन लड़ ले, इजराइल हमास जो भी हो जाए, या एफआईज किसी भी रीजन से बेच ले, डट के मुकाबला करते थे. आप ही कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा भी आ रहा है, लोकल मनी भी जो है. ये पहली बार ये हमारे जो अभिमन्यु हैं 2020 के बाद उतरे रिंग में, पहली बार उनको समझ में आया करेक्शन क्या होता है या मार्केट नीचे भी आता है. क्या कहीं कोई ऐसा डर है कि ये फर्स्ट टाइमर्स जो पहली बार लॉस देख रहे हैं, अगर ये निकलना शुरू करें या नया पैसा लगाना बंद करें, क्या ऐसी कोई रिस्क बनती हुई दिखती है? सर, ये जो अभिमन्यु अपना आया है ना, वो जनरली एफएनओ ट्रेडिंग ही कर रहा था और वो आज नहीं 2021 में भी लॉस ही कर रहा था. तो वो तो एक फैक्ट्री है, लोग आते हैं, नुकसान करते हैं, बाहर चले जाते हैं, राइट. फिर नया लॉट आता है, नया नुकसान करता है. सेबी की रिसर्च देखिए, 93% डे ट्रेडर्स नुकसान ही कर रहे हैं. राइट. उनके सामने जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए स्टॉक लिए हैं, उनके प्रॉफिट में 2-5-10% खरोच आई है, बट उन्हें ये एक मौका लग रहा है निवेश करने का. एंड एक चाइना के बारे में बात करें जी जी, तो उनकी मार्केट नीचे से कुछ 27-28% दौड़ी है, बट आज भी 2017 के लेवल के ऊपर है, सितंबर 2017 के. तो आज भी बहुत पीछे है, सितंबर 2007 के 17 साल पुरानी लेवल के ऊपर है. हमारी मार्केट आज भी सितंबर 24 के लेवल के ऊपर है, 1 महीना पुरानी है. और उनका पी रेशो अभी CSI 300 का 16 हो गया है, हमारा 23 है. तो गैप उतना बड़ा नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 10 साल का आप अर्निंग्स ग्रोथ देख लो चाइना में, तो 10% रेनमिनबी टर्म्स में है. उसी समय काल में निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ रूपी में 166% है. एक रेनमिनबी है, एक रूपी है. बट पीजी बेसिस पे तो भारत हमेशा चाइना से सस्ता ही दिखेगा. तो जो एफपीआई बेच रहे हैं आज, दे हैव ऑल बिकम अंडरवेट इंडिया. एंड जब तक हम ये अर्निंग्स ग्रोथ उन्हें दिखा पाएंगे, तब तक सुबह का बुला शाम को घर जरूर लौट आएगा. जब तक अर्निंग ग्रोथ, आपने वही चीज़. लेकिन पहली बार रामदेव सर है ना, इतना कॉन्फिडेंस से बोले नहीं अर्निंग ग्रोथ को लेकर. इस बार मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि कंपनी कमाई कम, वो उसको डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है. तो आपको भी लगता है, डर है कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ा धीमा हो रहा है? जैसे रामदेव जी ने कहा, वैसे अगस्त और सितंबर के महीने में कंजम्पशन के डेटा वीक हुए. आपकी पेट्रोल डीजल सेल्स नेगेटिव ग्रो हुई, सीमेंट सेल्स नेगेटिव ग्रो हुई, पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेंट्री बढ़ी, सेल्स कम हुई, जीएसटी की ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी से कम हुई. अब इसके कारण श्राद्ध पीरियड है, बहुत अच्छी बारिश है, सरकार ने जो पहले 4 महीने खर्चा नहीं किया इलेक्शन की वजह से वो है, या कुछ और है. जो नतीजे आ रहे हैं सितंबर क्वार्टर के, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशन चल रहा है. बट पहले क्वार्टर में हमने 265 रुपए की निफ्टी की अर्निंग कर दी. इस क्वार्टर में उम्मीद थी 285 की, चलो शायद 250 हो जाए. बट अगर बाकी के सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाती है, तो मेरे हिसाब से 1100 रुपए की निफ्टी की ईपीएस नहीं गई, अगले साल 1300 रुपए तक की आ सकती है. जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आता रहेगा, तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में डाउनसाइड कम है, लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस भी आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी. पिछले 5 सालों में आपको ब्रॉड मार्केट ने 21% रिटर्न दिया, स्मॉल एंड मिड कैप ने कुछ 25 से 30% रिटर्न दिया. वो उम्मीद आने वाले 5 साल में मत रखिए. एक साल में निफ्टी ने 26% का रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी ने 17%, मिड कैप ने 39%, स्मॉल कैप 37%.
ये कमी हम करके बैठे हुए हैं अभी भी इस करेक्शन के बावजूद। अब ये पास्ट की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई, अब मैं थोड़ी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगला एक साल मधु भैया, यहाँ से इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसा कमाने का समय है या पैसा लगाने का समय है? अनिल भाई, 2-3 बात पहले मैं बोलना चाहूँगा। जी। फर्स्ट ना, ये जो रिटेल का जो बूम है ना अनिल भाई, फर्स्ट टाइम ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास इंडिया में 75 साल के अपने इंडिपेंडेंस से ना, ये 2-3 साल में इक्विटी एज एन एसेट क्लास उभर के आया है। मैं आपको अभी बता रहा था इनफॉर्मली, मैं कोई फंक्शन में गया था, मैंने किसी को सुज़लॉन का शेयर दिला दिया, उसने तो 5-6 रुपये में खरीद लिया, अभी 80 रुपये भाव हो गया, मैं तो मेरा बेच बाज के निकल गया, राइट, उसके घर में शेयर रह गया, और उसके घर में शेयर रह गया तो पड़ोसी परेशान है उसका। पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी परेशान है कि उसके घर में नई गाड़ी आ गई, उसका नया घर बन रहा है। बोले ये कैसे हो गया? हाँ, मेरा धंधा तो बराबर नहीं चल रहा है, पर तेरे घर, तेरे पास सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब वो पड़ोसी को पता चल रहा है ना, तो वो पड़ोसी है जो अभी आ रहा है मार्केट में पैसा लगाने के लिए कि अभी मेरे को कमाई लेने का है, राइट। तो हमको ये मालूम नहीं कितने पड़ोसी बाकी है अभी। तो दैट इज द पॉइंट नंबर वन, पड़ोसी बाकी है, व्हिच इज पड़ोसी बाकी है, मतलब वो which is the reason why नीलेश भाई बोल रहे हैं ना कि 500,000 पॉइंट घटता है बाजार, तो लोग डेस्परेटली आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन वी आर हैविंग अनिल, अभी भी सिर्फ 5% सेविंग ही इक्विटी में आए हैं, ओवरऑल सेविंग का। ऐसा नहीं कि 95% सेविंग आ गए इक्विटी में, अभी सिर्फ 5-6% ओवरऑल सेविंग का इक्विटी में आया है, राइट। तो दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो मुझे लगता है कि ठीक, व्हाट कैन रियली मेक दिस करेक्शन मीनिंगफुल, कि कल कोई बड़ा कोई ग्लोबल डेवलपमेंट हो जाए, अमेरिका का डेटा एकदम खराब हो जाए, 2008 के जैसा कोई वहाँ पे सिचुएशन बन जावे ग्लोबली, तो फिर माहौल खराब हो जाएगा और फिर इन पब्लिक का पैसा लगेगा। मुझे नहीं लगता है 2-5% के करेक्शन में ये जाने वाले हैं, और ये पहली बार नहीं देख रहे हैं अपन 2-5% का करेक्शन। तो दैट इज द पॉइंट नंबर वन। द पॉइंट नंबर टू अबाउट दिस अर्निंग ग्रोथ ना, अभी देखो इलेक्शन खत्म हुआ है अनिल भाई, इलेक्शन के टाइम में कोई खर्चा करती है क्या सरकार? कोई नहीं करता। अभी दूसरा इलेक्शन चालू है, मुझे लगता है लेट अस गिव इट 1 or 2 quarters मोर टू सी हाउ द नंबर्स आर पैनिंग आउट बिफोर प्रिडिक्टिंग कि ये इंडिया स्टोरी खत्म हो रहा है, अर्निंग ग्रोथ खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली सम सेक्टर्स में है जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, वहाँ पे जो अर्निंग ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे 100% मार्केट पनिश भी कर रहे हैं ना, राइट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक देर आर 2 पैरेलल मार्केट्स इन वन मार्केट अनिल भाई। एक बाइंग का मार्केट है और दूसरा सेलिंग का मार्केट है। आप अगर बाजार में व्यू बना के पहले से निकलोगे ना कि मंदी है, तो आप अच्छे शेयर कभी ले नहीं सकोगे। करेक्ट। और दूसरा वाइसे वर्षा, अगर आप ये व्यू बना के लगोगे कि तेजी है, तो आपके ओवर वैल्यूएशन वाले शेयर भी बिकेंगे नहीं। मैं तो देख रहा हूँ आजकल सबको एक साथ एग्जीक्यूशन करना है। आई विश वी कैन टॉक अबाउट इंडिविजुअल कंपनीज। आई एम नॉट बीन एक्सपर्ट, मैं खुद बेच रहा हूँ 6 महीने से। आपको कितनी बार बोला हूँ कि अनिल भाई अपने एकदम जहाँ ओवर वैल्यूएशन है अपने बेच रहे, पर लास्ट 3 दिन में ऐसा लग रहा है शेयर लेने का है। अब लेने का, हाँ, 50-50% घट गया, कितने सारे शेयर लेने का लगते हैं। तो मैं बोला, मैं तो व्यू बनाना ही नहीं चाहता हूँ, बाजार का जो होएगा होएगा, अनलेस आई हैव ए व्यू कि मार्केट 5,000-7,000 पॉइंट निफ्टी घट जाएगा ना, तो उस व्यू का मतलब है 500 पॉइंट निफ्टी में मैं क्या बाजार का व्यू बनाऊं? तो स्टॉक पे ही फोकस। हाँ, मैं स्टॉक के ऊपर फोकस करूँ ना, प्रिपरेशन करके रखो। कोई एक्सीडेंट होता है, बाजार चांस देता है 40-50%, एक हफ्ते में घट जाता है शेयर। करेक्ट। क्या व्यू का वैल्यू मेरे को बताओ। ठीक बात है। सुनील जी, इस दिवाली से अगली दिवाली पर एक साल में पैसा बन जाएगा, ऊपर होंगे हम मार्केट? नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विद मधु। मुझे नहीं लगता निफ्टी में कुछ ज़्यादा है ना जगह है नीचे जाने की। आई थिंक बैंकिंग एज अ सेक्टर इज नॉट परफॉर्म। मुझे लगता है बैंकिंग विल बी द सेक्टर विच विल सपोर्ट द मार्केट सिग्निफिकेंटली। आप लास्ट 3-4 दिन में भी देखिए, बड़ी बैंक्स है, HDFC है, ICICI, SBI गिर ही नहीं रहे। करेक्ट। और जहाँ ओवर वैल्यूएशन है वहाँ गिरना एकदम ही वाइज था। मुझे लगता है पॉजिटिव रिटर्न बनेंगे। और आई कम्प्लीटली एग्री विथ मधु कि अगर आपको रिटर्न को एनहांस करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा दुर्घटना का। और साल में तो अनिल जी अपने को तो 5-6 कंपनियां ही चाहिए ना। हमको रोज थोड़ी 5-6 कंपनियां चाहिए, हम थोड़ी ट्रेडर है। अगर 5-6 कंपनियां अपने को 30-40% दे गई तो पोर्टफोलियो, अगर निफ्टी 12% बढ़ा है, पोर्टफोलियो 16-17% बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर श्योर हो गए, दे आर हैप्पी। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड
कोई भी अच्छे इन्वेस्टर को आप बोलो 15-16% रिटर्न आएगा, बोले हम खुश हैं, क्योंकि लास्ट अगर 3 साल में मेरा 2 गुना 3 गुना पैसा हो गया है और अगले 5 साल में मेरा पैसा डबल हो सकता है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स आर हैप्पी। तो आई थिंक वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट अवेयर। ये बहुत सारी कंपनियों में है ना, बिना वैल्यूएशन, बिना फंडामेंटल के बहुत सारा कबाड़ा हो रहा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज समथिंग विच वन हैज टू अवॉइड। सो आई कंप्लीटली एग्री विद मधु के एक मार्केट नहीं है, 2 मार्केट है। लेकिन क्या होता है ना, आप स्क्रीन के सामने बैठते हो ना, तो भागते हुए में ही आपका ध्यान जाता है, जो धीरे धीरे चल रहा है उसमें ध्यान जाता ही नहीं। सही बात, एक्साइटमेंट वही है। आपको अगर कोई बोलेगा टिप दो, उनको बोलेंगे ना HDFC बैंक ले लो, बोले वो तो ठीक है, कोई फास्ट वाला बताओ। मतलब इसके लिए थोड़ी अनिल जी आपको फोन किया है, कोई फास्ट वाला हमको भी पता है, कोई वो वाला बताओ जो हमको नहीं पता है सबको। सबसे खराब कारण अनिल भाई मैं बोला बाजार का ये है ना, ये आपने जैसे बोला 5 साल में इतना पैसा बना है लोगों को, सबके दिमाग में वही एक्स्ट्रापोलेट है, बाबा जी का दिवाली है क्या? अगर 30-30% पर यहाँ रिटर्न बन जाए तो सारे व्यापारी मूर्ख है ना, जो 18% ROE करने के लिए वो अपना धंधा चला रहे हैं। सब अपने ही होशियार हो गए ना शेयर बाजार वाले, कि हम 30% कमा लेंगे और व्यापारी 18% कमाएगा, और इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्यापारियों के धंधे में। और इन्वेस्ट हम उनका डेरिवेटिव खरीद रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम उससे डबल पैसा कमाते ही जाएंगे। तो ये क्या है, मॉडरेशन इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज एक्चुअली द की। Now you can't look at 4 stocks which will double and build your portfolio expectation. मेरा 50% 100% पोर्टफोलियो बन जाएगा। अल्टीमेटली अनिल भाई, अगर 4-5% आपका FD में नेट रिटर्न आ रहा है और 15% इक्विटी में रिटर्न आ सकता है, बहुत बढ़िया रिटर्न है। बहुत बढ़िया। पर आज किसी को आप बोलो 15% साल में बढ़ेगा, अछूत के जैसा देखते हैं। उसको ऐसा लगता है साला खुद तो वो 2 ही चीज सोचेगा, बोले या तो मधु भैया को आजकल मार्केट से टच छूट नहीं, वो बताना नहीं है, या बताना नहीं चाहते। दिवाली के लिए मैं आपको खुद दिल खोल के बोल रहा हूँ, वो अछूत के जैसे दिखता है। उसको ऐसा लगता है एक्चुअली या तो आप आउट ऑफ टच में हो या आप खुद तो अच्छे शेयर ले लेते हो और मेरे को HDFC बैंक बता रहे हो। वैसे देखो, जब आप खुद का पैसा मैनेज कर रहे हो तो आप कुछ भी ले सकते, लेकिन जब बताना हो तो ज्यादा जवाबदारी वाला वो भी काम हो सच्चाई है, जाता वो भी। और हम तो बेच के कल कुछ गलत हो जाए, मैं तो बेच के निकल भी जाऊंगा, और वो बेचारा अटक जाए तो। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक। रामदेव सर, लगता है कि अगली दिवाली तक बनेगा पैसा, पॉजिटिव है? देखिए, इतना क्या ऑब्सेशन अबाउट अगली दिवाली? कई दिवाली आएंगी अभी तो। मुझे लगा अगली खराब होने वाली है। इन्वेस्टिंग जो है ना, ऐसा टाइम बाउंड 12 महीने करोगे ना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टिंग इज अबाउट, मतलब मैं बोलूँ कम टाइम वाइज है ना, उतने दिन तक इन्वेस्ट, मतलब एक इंडिया मार्केट ऐसा है जहाँ पर आप बैठ रहे हो जब तक पैसा नहीं बनता। अच्छा हुआ ये पहला सवाल नहीं था, मेरे शो की थीम ही खराब कर दी। बीच में पूछा, ठीक रहा। नहीं, इसलिए आप बोलते हो ना, जब जो भी पैनल में रामदेव भैया, मैं इमीडिएटली हाँ बोल देता हूँ। ऑलवेज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग विद अ वाइज मैन। क्या है, अपने भी होशियार लगते हैं। जी, तो क्या है कि इन्वेस्टिंग जो है ना, मैंने क्या देखा है कि जब आप एकदम डिप्रेस्ड हो, जब 2002-3 मेरे ख्याल है, ऐसा लगता है कि मतलब यार हम गलत प्रोफेशन में आ गए। ऐसा लगता था 2002-3 में, जब मंदी थी इतनी जबरदस्त। 9/11 के बाद में ना, इन्फोसिस 11,000 वाला जो है 2,000 में बिका, मैं आखिरी में 2,000 में बेचा। समझे ना कि भाई अब ग्लोबलाइजेशन। आपने बेचा? मैंने बेचा। मैं खरीदा था 200-300 रुपये में, लेकिन वो लॉट पूरा बिका आखिरी, मतलब गिरते गिरते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा बाजार में ऐसा माहौल बनता है अभी। आज वैसा है कि अब कुछ नथिंग कैन गो रॉन्ग करके, बहुत कुछ गलती होगा, सब वही कहानी फिर आएगी वापस। सप्लाई साइड आएगा, इतना सप्लाई आएगा कि मतलब संभाल नहीं सकेगा बाजार, समझे ना। तो ये क्या है, जितनी जाती है सब ठीक होने वाला है। ये जितना जो बिना अर्निंग्स के 100, 150, 200, 250 को पी है, मतलब, और मतलब एनालिस्ट लोग को किसी को TTM अर्निंग्स नहीं मालूम कि इस क्वार्टर तक कितना प्रॉफिट है। मतलब जून तक का तो किसी मालूम ही नहीं, मतलब 27, 28 और 28 के वो पूछ लो, आगे का सबको मालूम, पीछे का नहीं मालूम। भाई मैं जवाब 4 साल बाद देना है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म कुछ अलग लेवल पे है। सी, इंडिया पर से इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। मतलब आप 10 का चीज़ 100 में नहीं खरीद सकते। आप 10 का चीज़ 10, 12 तक खरीदो तब तक ठीक है। तो ये कॉशन जो है ना बहुत जरूरी है अभी, कि आप किस ढंग से। अच्छा, दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको स्टॉक पिकिंग करने गए। अरे मधु, सुनील, मतलब ये लोग अपने जिंदगी निकाल दिए स्टॉक पिकिंग में। जो नए बंदे आ रहे हैं, जो 140 मिलियन आए अभी, 40 मिलियन पुराने पापी हैं। नए जो अभिमन्यु आ रहे हैं, सब वो अभिमन्यु है, वो फंस जाएंगे। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल।
एंड उनके लिए हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो यदि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप जो है 90 लाख तो कोई न कोई फंड मैनेजर को दो आप, और उनका पोर्टफोलियो देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, सुनील क्या कर रहा है, उसका फंड उसको पैसे दो और उसका देखो कि भाई वो क्या खरीद रहा है। राइट। वो 10 चीज़ खरीदा, उसमें से 2 चीज़ आपको पसंद आता है, आप वो तो फिर आप खरीदें, ठीक बात है। तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करने का कभी। और 140 मिलियन एंड 4 मिलियन हर महीने आ रहे हैं, तो ये क्या है, बाजार ही अलग है, इसके बारे में एक्चुअली हमको समझ ही नहीं है ये कैसे होगा। ये पूरी जो वानर सेना जो बन रही है, मतलब वो कैसे बिहेव करेंगे, थोड़ा बहुत कोई पैनिक होगा तो, और होगा जरूर, मैं बोलता हूँ आपको, और कहाँ से आएगा वो किसी को नहीं मालूम। नीलेश भाई, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या इस वक्त इक्विटी फोकस फंड ज़्यादा बेहतर है, या आजकल बड़ी थीम ये चल रही है मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड ले लें, जिस तरह का मूड माहौल है, आपको क्या लगता है? सो डू इट योरसेल्फ वाले कस्टमर के लिए वो इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, गोल्ड, उसमें से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको वो दायित्व म्यूचुअल फंड मैनेजर को देना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वहाँ पे फंड मैनेजर अपनी डिसिप्लिन के अनुसार डेट, इक्विटी और सोना चांदी इसमें निवेश करता है। राइट। एंड मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री के जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उनका अगर परफॉर्मेंस देखे तो भारत के 99% निवेशक के पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न दिया है। करेक्ट। एंड उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम डाल दीजिए, एसआईपी करना है एसआईपी करते रहिए, मतलब आप छोटी सी फीस के ऊपर अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर को दायित्व देते हैं कि आप हमारा एसेट एलोकेशन करिए। एंड उसके नतीजे पिछले 15-20 साल में लोग देख रहे हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के रिटर्न्स 99% निवेशक के पोर्टफोलियो से अच्छे हैं, बेटर है। तो अगर आपको एसेट एलोकेशन करना हो, इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल, गोल्ड प्लस सिल्वर और रियल एस्टेट, तो अगले 1 साल में रिटर्न के लिहाज से नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे रखेंगे आप? सो एक ये तीनों के बीच में गैप काफ़ी नैरो हो जाएगा। पिछले साल सिल्वर ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दिया, इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया, फिक्स्ड इनकम तो बेचारा बहुत पीछे रह गया था। उतना वाइड गैप नहीं रहेगा, गैप नैरो हो जाएगा। सेकंड, पिछले साल के अनुसार इस साल वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मार्केट मोटा मोटा ऑल टाइम हाई नंबर के रूप में है, और ब्याज की दरों में कटौती हो गई है। तो मेरे हिसाब से रेंज नैरो रहेगी, एंड आप क्या एसेट एलोकेशन करते वो डिटरमाइन करेगा आपका 1 साल के बाद वाला नंबर क्या है, रादर देन आप स्टैटिक निवेश करें। एब्सोल्युटली। मतलब भैया, आप चारों कैटेगरी को कहाँ रखेंगे? इक्विटी, मेरा कोई कैटेगरी है नहीं, इक्विटी, मैं सिर्फ इक्विटी में 1 से 4 तक इक्विटी। हाँ, 1 से 4 तक इक्विटी है। थोड़ा वो तो गोल्ड लेते होंगे। छोटा मोटा उसका कोई वैल्यू नहीं है। अपना 25 साल से एक ही कैटेगरी है, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी कंपनियों के ऊपर रिसर्च करके रखो, मार्केट जब चांस देता है लंबी अवधि के लिए शेयर रखा है खरीदो, डोंट पुट टाइम फ्रेम। मेरे को 3 गुना करना है और वो 3 साल में करना है ना, वो सब इल्यूजन है। 3 गुना करना है, 5 साल भी इंतजार करना पड़ेगा तो फिनोमिनल रिटर्न है ना, राइट? तो बट आई एम डिफरेंट, नॉट एवरीवन शुड थिंक दैट दे कैन डू इट। आई एम डूइंग इट एज माय फुल टाइम प्रोफेशन, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 30 years, राइट? और मेरा खुद का पैसा है, मेरा को किसी आंसरेबिलिटी नहीं है, मेरा 0 लिवरेज है, तो आई कैन टेक माई ओन स्वीट टाइम। और कोई इन्वेस्टर सुन के मत कर लेना भाई कि मैं 100% इक्विटी करूंगा। बट आई वुड एग्री विथ नीलेश भाई कि जो बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है ना, वो डिफ्रेंसिएशन तो कम होएगा। आपको अपना वेल्थ मैनेजर को पकड़ के यू शुड डू अ प्रॉपर एलोकेशन। आई डोंट थिंक दैट दिस वाइड गैप in terms of return between A asset class and B asset class will be there. Again, on equity, I would say please have moderate expectation. This is not an India ending story. But अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना अपने माइंड में पिछले 4 साल का रिटर्न, तो डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है ये पक्का। ठीक बात है। राम जैसा, आपको क्या पसंद है? इक्विटी? मेरा तो 100%। बाजार खराब लगता तो भी इक्विटी, और अच्छा है तो भी इक्विटी। हाँ, अच्छा तो खैर अच्छा है। ये क्या, देखिए, खराब बाजार में इन्वेस्ट करने वाला ही पैसा कमाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब बाजार तो दिन रात होने ही वाला है, ऐसा तो कोई दिन ही दिन नहीं चलेगा। तो मतलब उससे डरने, सी द गाइस बॉटम में जो बैठ रहा था ना बाजार में,
वही पैसा कमाता है। उसी कारण जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसे कमाते हैं, बिकॉज वो बेचारे भाग नहीं सकते कहीं। एग्जैक्टली, हाँ, वो तो बिजनेस चलाना ही वो है। बिजनेस सबसे बड़ा वेल्थ उनका ही बनता और टेलको में कि टाटा कहाँ जाएगा? 70 का भाव कर दो, 60 का भाव कर दो, राकेश आगे खरीद के बेच कर सकता है, लेकिन टाटा कहाँ जाएगा? और आखिरी में जब 1000 का भाव होता है तो सबसे टाटा के पास ही होता है। बाकी हम लोग आए घूमते रहते हैं, तेजी मंदी करते करते। तो क्या है, अच्छे भाव में खरीद लिया, अच्छी कंपनी आ गई, आप किस्मत की बात है। एक एक कंपनी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कर देगी पूरा। ठीक बात है। मतलब कहानियाँ ही कहानियाँ, मतलब आपको मालूम है, मतलब ये लोग, मधु के पास भी कहानियाँ हैं, सुनील के पास कहानियाँ हैं, सबके पास कहानियाँ हैं। वो पैसे सब बनते हैं लॉन्ग टर्म में। और खराब टाइम में खरीदो, अच्छे टाइम में खरीदो, अच्छे भाव में खरीदो, क्या तकलीफ है? अच्छा आपने खरीदा मारो 10 टका 20 टका गिर भी गया, तो ऐसा क्या दुनिया का अंत थोड़ी हो गया? ठीक बात है। वो होने ही वाला वैसे ही। आप खरीदो, ये जितने लोग आ रहे हैं जैसे खरीदे उनका भाव गिरेगा पक्का। दे शुड बी रेडी फॉर दैट। हाँ, मतलब ये बात You have to be an astrologer to predict the exact point. No? We are not astrologers. सही बात है। सुनील सर, आपका क्या व्यू है इक्विटी, डेट, गोल्ड और एक्चुअली हम लोग सभी बॉर्न इक्विटी वाले हैं, मुझे लगता है, लेकिन इक्विटी और गोल्ड का रिटर्न इस साल थोड़ा कन्वर्ज हो सकता है, बिकॉज वर्ल्ड में है ना बहुत सारा घबराहट है, एंड गोल्ड खाली घबराहट के टाइम पे रिटर्न देता है। करेक्ट। तो अभी यूएस भी मरा हुआ है, 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो गया। कभी भी अगर डॉलर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आई थिंक गोल्ड कैन बी एन एसेट क्लास विच कैन मैप। बट सी, आई थिंक हम हर साल आते हैं दिवाली पे आपके शो पे, मुझे लगता है इस साल सब थोड़े कॉशियस हैं कंपेयर टू लास्ट 4-5 ईयर्स, बट दैट कॉशन इज नियर टर्म। आई थिंक स्ट्रक्चरली बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। आई एग्री कि अभी ये 6 महीना जो नेक्स्ट 6 महीना है उसमें हो सकता है ग्रोथ फिर से आ जाए। आई थिंक वन थिंग विच वी आर फॉरगेटिंग कि इंडिया के लिए जो ये रिन्यूएबल का जो बूम आया है ना, मानी ऑयल का प्राइस मुझे तो लगता है $20-30 भी हो सकता है। हमारा 2 साल से व्यू खराब है, इतने वॉर हो गए फिर भी ऑयल 70 के ऊपर तो जाता ही नहीं है। आप सोचो अगर वॉर सब सलट गए, ठीक हो गया तो सोलार में आप 2-2 रुपया यूनिट में 25-25 साल आप लॉक कर रहे हो। मैं अभी यूएस था लास्ट वीक, वहाँ न्यूक्लियर में क्या बूम है। आप न्यूक्लियर पावर कंपनीज के शेयर के भाव देखो, दे आर आउट परफॉर्मिंग एनवीडिया। कोई बात भी नहीं कर रहा है, बिकॉज सडनली न्यूक्लियर हैज कम बैक इन द वर्ल्ड। अगर ये न्यूक्लियर आ गया, रिन्यूएबल आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बैटरी स्टोरेज आ गया, कल टेस्ला के रिजल्ट एकदम फैंटास्टिक है, 6 गीगावाट का उन्होंने बैटरी स्टोरेज एक क्वार्टर में ऐड किया है। करेक्ट। तो ऑयल फॉलिंग कैन बी द बिगेस्ट थिंग फॉर इंडिया। और जो कंपनियों के जो मार्जिन में प्रेशर आ रहे हैं ना, जैसे भैया ने बोला सीमेंट, हो सकता है वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कॉस्ट में जो फॉल आएगा अक्रॉस द बोर्ड दैट कैन बी सिग्निफिकेंट। तो जैसे भैया ने बोला ना, इस दिवाली से अगले दिवाली में भी थोड़े कॉशियस हैं, बट 4-5 दिवाली के हिसाब से लॉट ऑफ थिंग्स कैन वर्क फिनोमिनली वेल फॉर इंडिया। तो आई थिंक आपको भी इक्विटी इस साल आप 1 साल के व्यू से मत लीजिए, ठीक बात है, 2-3 साल के व्यू से लीजिए। आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म ऑल एसेट क्लासेस बाय। आपने कहा कि And just to give an example, we can argue that cement profits are not there, but at the same time there is parallel example. 150 million टन सीमेंट का कंसोलिडेशन हो गया है लास्ट 2 साल के अंदर, और ये हो सकता है 100 मिलियन टन का और कंसोलिडेशन बाकी है, पर एक बार वो सब खत्म हो जाएगा फिर अपन सीमेंट इंपोर्ट थोड़ी करने वाले। टेलीकॉम जैसा है ना मधु। हाँ एग्जैक्टली, फिर सीमेंट अपन बड़े बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे। Once you have two, तो अगर आपका 4 साल का व्यू है तो आपको तो इस टाइप का टाइम का इंतजार होना पड़ेगा कि 2-4 क्वार्टर रिजल्ट खराब आवे और कोई भाव एबनॉर्मल हो जावे, और वहां पे लेके बैठेंगे तो 3-4 साल बाद जब कंसोलिडेशन होएगा, प्राइसिंग पावर आएगा, तब पैसा बनता है ना अनिल भाई। जस्ट इन टाइम थोड़ी पैसा बनता है कि आज लिया और कल बढ़ जाएगा। मतलब आपके लिए मेरा सवाल अलग सवाल है फिर। दिवाली के दिन पूजा वूजा दिन होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है, तो इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे आप क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे? शेयर कोई कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर खरीदना चाहिए, निवेश करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको बोलता हूँ अनिल भाई, आई विश आई कुड नेम ए फ्यू स्टॉक्स, आई डोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं शेयर खरीदने वाला हूँ और मैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी सेक्टर के शेयर खरीदने वाला हूँ। बैंक्स, एनबीएफसी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एनबीएफसी। ओके। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बड़ा काफ़ी डीप करेक्शन हुआ है, काफ़ी मिसप्राइजिंग है कंपेयर टू देयर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। अच्छी कंपनियां बिलो 1 टाइम बुक वैल्यू पे मिल रही है। आपका अगर 3-4 साल व्यू है और 1-2 क्वार्टर का चिंता नहीं है तो ये यहाँ से पैसा बनेगा। ये तो आपकी और सुनील सर की कॉमन थीम हो गई ये वाली। नहीं वो हम नहीं, हमारा तो अभी बाजार में 3 ही थीम है तो 2 तो कॉमन रहेगी ना। तीसरी वाली जानना बाकी, तीसरी वाली कौन सी? ये तो बड़ी वाली है। आपकी बहुत गहरी पकड़ छोटे छोटे सेक्टर्स पे भी है। कोई ऐसा छोटा सेक्टर, अननोन सेक्टर जो लोग जनरली रडार पे नहीं रखते, वो आपको पसंद हो? फार्मा भी अच्छा लगता है। फार्मा अच्छा लगता है, वहाँ पे भी लगता है कि अभी
अगला 2-3 साल रिलेटिव टू व्हाट द रियल पोटेंशियल इज ना. बट अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्टर. डोंट कैच मी है कि आपने फार्मा सेक्टर बोला, इंडियन सब फार्मा थोड़ी नहीं चलेगी. चला. मैं तो चुनिंदा शेयरों की बॉटम अप बात कर रहा हूँ. ठीक बात. वो हमारा तो फोकस वही है ना अनिल भाई. जैसे सुनील ने बोला साल के 5 शेयर मिल गए, तो खोज तो 500 कंपनियों को मिलते, 5 को ही नैरो डाउन करते हैं, ठीक बात है. और 5 में 3 राइट हो गए, अपनी दिवाली हो जाएगी अच्छी. रामदेव सर, आपको क्या पसंद है? मेरे को अपने सेक्टर ज़्यादा पसंद है, हाँ. आपके वाले मतलब बैंक? कैपिटल मार्केट्स. अच्छा, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सारे. बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार वो बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, चाहे वो एक्सचेंज. Which is financial आई कैन सी इट ना, सी आई कैन सी इट क्या हो रहा है. मतलब चाहे एएमसी में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे ये आपको ब्रोकिंग में हो, मतलब इतना ज़्यादा ब्रोकिंग एक्सपांड होगा कि मतलब रेगुलेटर हैज़ टू कम एंड काइंड ऑफ रियली पुट द रेंस ऑन इट. तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसका. और जो 4 मिलियन कस्टमर पर मंथ आ रहे हैं, मेरे को लगता है अभी जर्नी 25% हुई है अभी. मतलब वी हेडेड फॉर एटलीस्ट 300 मिलियन इमीडिएटली 3-4 years एंड देन इवन $500 million. तो ये क्या अभी कहानी चालू हुई है अभी, बहुत लंबी कहानी. इससे क्या इकोनॉमी को रेसिलेंस मिलेगा, सेक्टर को रेसिलेंस मिलेगा, इवन बैंकिंग सिस्टम को रेसिलेंस मिलेगा. क्योंकि इक्विटी आएगा तो आपको जो कॉर्पोरेट जो है उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. तो आप यदि लोन लिए भी हो तो आपको टेंशन नहीं, सब आपका पैसा वापस आ जाएगा. करेक्ट. जैसे ये था क्या नाम, वो एविएशन कंपनी, सबको पैसा वापस कर ही रहा है ना, स्पाइस जेट. तो इमीडिएटली जैसे पैसा आया बट से वो सबको वापस किया. तो ये इससे जो है ना बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और पूरे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा. तो ये अपने आप में रिवोल्यूशन है, ये रिटेल रिवोल्यूशन जो है. अब इसमें कौन कौन कितना कमाता है वो समझना पड़ेगा. वो मैंने अब तक ये देखा था कि डॉक्टर्स जनरली होते हैं ना, वो फार्मा कंपनी में पैसा लगा, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कौन सी फार्मा कंपनी किसकी दवाएं बिक्री किसी ने. तो आपने वही वाला फॉर्मूला लगाया है, आपने अपना वाला फॉर्मूला लगाया है. मार्केट के आदमी तो मार्केट वाले स्टॉक्स पकड़ लो, पता है कहाँ क्या कमाई हो रही. राइट. सुनील सर, बैंक्स के अलावा आपको क्या पसंद? नहीं, आई एग्री विद भैया. एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन. ब्रोकिंग कंपनीज ट्रांजेक्शनल होती है, तो आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन ब्रोकिंग कंपनीज. बट ये एन्युटी का बिजनेस है, जैसे इंश्योरेंस होता है, या आई थिंक वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लॉन्ग वे टू गो. यूएस की लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी $11 ट्रिलियन का एसेट से इंडिया में $100 बिलियन है. अभी तो बहुत लंबा अपने को सफ़र तय करना है, और ये एन्युटी का बिजनेस है. बट ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्टेड टू द मार्केट. मार्केट अगर ठीक होता है तो इनको डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि इनका यूएम में फ्लोज भी आता है और एप्रिसिएशन से भी फ्लोज होता है. तो आई थिंक दैट आई वुड एग्री. एक छोटे डिस्क्रिशनरी स्पेंड है ना, इफ यू आर बैंकिंग ऑन इंडिया ग्रोइंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंड आना ही आना पड़ेगा. आई थिंक लास्ट 2 साल से डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं हुआ. तो ये स्टेपल वेपल हमें नहीं पसंद है. साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तो अभी घर घर में यूज़ हो रहा है, वहाँ पे पेनिट्रेशन और इंक्रीज नहीं हो सकता है. बट जैसे आपके फैशन गारमेंट्स है, या और भी जो है डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन वाले प्लेज हैं, आई थिंक वहाँ ध्यान रखना चाहिए. हो सकता है कि जैसे क्वार्टर के नतीजे खराब आए, कभी 10-20% और नीचे मिल गया कोई भी रीज़न से, तो आई थिंक दोज कंपनीज कैन बी ट्रेंड. बिकॉज अगेन आप देखोगे, यूएस में देख लो या चाइना में देखो, तो साइज ऑफ द कंपनीज और इंडिया में सेम सेक्टर में वो जो साइज है कंपनी की, वो 120th है. 3% 4% साइज है. आई थिंक इंडिया भी ग्रो करेगा ही करेगा. आई थिंक अगर अपना $20-30 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी होगी, तो हो सकता है कि इधर जूते की कंपनी उधर के नाइकी की कंपनी के बराबर हो जाए. एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव. तो आई थिंक दैट आल्सो लुक्स. बिल्कुल ठीक बात है. तो म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, और जो आपकी कमाई के साथ जैसे जैसे कमाई बढ़ती है और आप थोड़ी लग्जरी, थोड़ी महंगी चीज़ों पर जो खर्चा करते हैं, उस तरह की कंपनियों में के प्रोडक्ट्स और वो कंपनियाँ चलेंगी. नीलेश भाई, आपको क्या पसंद है? जैसा सबने कहा कि जो महंगे सेक्टर है, जहाँ पे वैल्यूएशन अनाप शनाप है, उससे परहेज करिए. जहाँ पे वैल्यूएशन अपनी फंडामेंटल्स के आसपास है, वहाँ पे निवेश करने का मौका है. बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा, ऑटो, सीमेंट, ये सारे क्षेत्र में वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है. कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, यहाँ पे वैल्यूएशन फंडामेंटल से बहुत आगे दिख रहा है. तो वैल्यूएशन के पर ध्यान रख के, नज़रिया रख के, जो सस्ता लगे वो खरीदिए. पिछले साल गधे और घोड़े दोनों दौड़े थे, और गधे घोड़े से ज़्यादा दौड़े थे. अब इस साल घोड़ों का समय है. ये बिल्कुल सही बात है. तो आखिर का जो सेंटेंस है वो सबसे काम का है. घोड़ों का समय आ रहा है, गधों का समय जा रहा है. तो पैसा तो बनेगा,
इस दिवाली पे भी बनेगा, अगली दिवाली पे भी बनेगा, दोनों के बीच में भी बनेगा। जो हमारे चारों एक्सपर्ट्स की राय है वो मैं आपको समाप्त कर दूं। पैसा बनेगा, थोड़ा धीमे धीमे बनेगा, पहले के मुकाबले में थोड़ा कम बनेगा, और पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेहनत से बनेगा, बस इतना ही है। और अगर ये मंत्र आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो फिर आपकी यही नहीं, आने वाली कई सारी दिवाली बहुत ज़्यादा समृद्धि वाली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिवाली के खास शो में साथ देने के लिए। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बिजनेस पर इस शो में आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका भी धन्यवाद। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।